नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो चमोली से हमें मिल रही है। 30 जून तक आम श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ बंद रहेगा। आम श्रद्धालु 30 जून तक दर्शन नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन और मंदिर समिति के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया गया है। सीईओ देवस्थानम बोर्ड जारी करेगा अंतिम आदेश। जैसे भगवान बद्रीनाथ जी की आज्ञा रही, केदारनाथ जी की आज्ञा रही, सब वही हुआ। 30 तारीख को हमने सोचा था कि कम से कम तब तक यात्रा रोक दी जाए और जो नगर के बद्रिकाश्रम या जोशीमठ या गोपेश्वर ये लोग सभी सम्मानित लोग बैठे थे और सभी की एक ही बात थी कि 30 तक किसी प्रकार कोई बाहरी व्यक्ति ना आवे, यहाँ तक कि लोकल व्यक्ति भी न जावे। और इसी पे एक मोहर लग गई, एक चर्चा हुई और निर्णय निकला कि 30 तारीख तक भगवान की पूजा ही चले, बाकी कोई वहाँ बाहर का न जाए। इसमें जैसे शासन के दिशा निर्देश थे कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक एक कर लें, उसके आधार पर ही डिसीजन लिया जाएगा। तो आज सभी हक हकूकदारी, हमारे व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन वगैरह सभी के साथ बैठक की गई और सबका यही मत था कि 30 जून तक यात्रा ना शुरू की जाए और इसके संबंध में हम अपनी संस्तुति सीईओ देवस्थानम बोर्ड के पास भेज देंगे और तदनुसार ही फॉर्मल लेटर जारी होगा। हमारे सहयोगी प्रभात पुरोहित चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, फिलहाल 30 जून तक तो आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे बद्रीनाथ के दर्शन। निश्चित मनु, जिस तरीके से आज जो बैठक हुई है, बैठक के बाद जो निर्णय निकला है, चाहे बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी रावल जी हैं या धर्माधिकारी जी हैं या जो वहाँ पे पंडा समाज है, हक हकूकदारी और स्थानीय होटल व्यवसायी, सबका एक ही सर्वमत था कि जो है 30 जून तक कम से कम जो है फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ के दर्शन रोके जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके चलते कहीं बद्रीनाथ धाम तक जो है कोरोना संक्रमण न पहुंचे। क्या जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं जा सकते? नहीं, अभी जिस तरीके की जो सहमति बनी उसमें स्थानीय आदमी भी जो है बद्रीनाथ धाम तक नहीं जा सकेगा। 30 जून तक उसे भी जो है बद्रीनाथ धाम में दर्शनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आज निर्णय हुआ है। हालांकि जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो प्रस्ताव सीईओ देवस्थानम बोर्ड को भेजा गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में एकमात्र रेड जोन जिला नैनीताल को अब रेड जोन से बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में जोन सिस्टम भी खत्म किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब सिर्फ 55 कंटेनमेंट जोन है। वर्गीकरण किया है, बताया है। वर्गीकरण के संबंध में और जो ट्रैवल के बारे में जो हमने कहा कि एक शासनादेश आज थोड़ी देर में जारी होगा, तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस समय राज्य सरकार में ये सोचना है कि वर्गीकरण, चूंकि अब हम अपने यहाँ कर भी लें, अन्य राज्यों में वर्गीकरण हो नहीं रहा है, तो इसका शायद अब इसका जो रेलिवेंस है, प्रासंगिकता है, वो शायद अब कुछ कम हो रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। जुकाम, सर्दी, बुखार, दर्द की दवा सीधे बेचने पर रोक लगा दी गई है। बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई अब नहीं मिलेगी। फूड ड्रग सेफ्टी कमिश्नर पंकज पांडे का यह आदेश आया है कि राज्य की सभी केमिस्ट शॉप पर इस आदेश को लागू किया जाए। अब बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबर की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण आज से विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गई है। सीएम की घोषणा के करीब 3 महीने बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही शासन ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के नोटिफिकेशन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जताई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस फैसले के लिए प्रदेश की जनता को बधाई। सीएम ने कहा कि ये उत्तराखंड आंदोलन और जन भावनाओं से जुड़ा फैसला है। सीएम ने कहा कि 4 मार्च 2020 और 9 नवंबर 2000 की तरह ये दिन भी ऐतिहासिक है। सब लोगों की भावनाओं को आज सार्थक परिणाम मिल गया है। जो घोषणा थी आज वो निर्णय में बदल गई है और काफ़ी लोगों के मन में आशंका थी कि घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन आगे हो नहीं पाता है। और इसलिए आज तमाम वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए आंदोलन किया, वो तमाम वो लोग हमारे नौजवान भाई बहन
जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी, निश्चित रूप से उनकी। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिले बनारस में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करते हुए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये विश्वनाथ कॉरिडोर के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बनारस दौरे पर हैं। इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक की है, तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। आगे सीधी तस्वीर आप बनारस से देख रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण कर रहे हैं। कितना काम हुआ है, कितना अभी बाकी है, इसको लेकर तमाम निरीक्षण किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण पर निकले हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के। चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विधिवत अधिसूचना जो ग्रीष्मकालीन राजधानी की भराड़ीसैंण को लेके हुई है, निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सूचना जारी होते ही इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस नोटिफिकेशन के लिए ट्वीट कर सीएम को बधाई भेजी है, लेकिन सवाल भी दागा है। यदि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो देहरादून अस्थायी राजधानी, तो फिर राज्य की राजधानी कहां है? राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है, अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहां है। देहरादून अस्थायी राजधानी है। केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। तो एक अस्थायी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, वे राजधानी का स्थान अब भी रिक्त है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ राजधानी विरोधी ही नहीं, राज्य के विरोधी भी रही है। कांग्रेस को ये नहीं सोच रहा कि क्या कहें क्या ना कहें, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बजाय कहने के वो कोरोना के संकट काल में जनता के साथ खड़ी रहे। और ये याद होगा हम हाउस में लेकर आए थे इसको। नोटिफिकेशन खाली अब हुआ है, बाकी निर्णय बहुत पहले कैबिनेट ने और बाद में विधानसभा में पास हो गया था, वही घोषणा मुख्यमंत्री। तो इसलिए कांग्रेस को इस प्रकार की, वो तो उसे अधिकार भी नहीं है गैरसैंण पे बोलने का। वो लोग राजधानी क्या राज्य के खिलाफ थे, राजधानी तो बहुत दूर की बात है। वहीं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का उत्तराखंड क्रांति दल और राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन ने विरोध किया है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के संरक्षक और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने मंगलवार और बुधवार को नोटिफिकेशन की प्रतियां प्रदेश भर में जलाने का ऐलान किया है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाने की मांग थी, न कि ग्रीष्मकालीन। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आपको देते हैं। बदली गई है बोर्ड एग्जाम की तारीख। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट को बदलाव किया है। उसमें अब 22 से 25 जून के बीच होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। शनिवार और रविवार को देहरादून बंदी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उन छात्राओं के लिए। देहरादून से खबर है, कार्मिक विभाग के आदेश विभागों में हड़कंप मच गया है। शून्य सत्र में किए गए ट्रांसफर आदेश निरस्त होंगे। कार्मिक विभाग ट्रांसफर कमेटी के संस्तुति के बिना हुए आदेश निरस्त किए जाएंगे। कार्मिक विभाग ने विभागों को जारी किया है एक कड़ा पत्र। शून्य सत्र में कोई भी विभाग ट्रांसफर नहीं कर सकता। मनमाने ढंग से विभाग जो है वो आदेश की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा कहा है कार्मिक विभाग ने। अब बात करते हैं प्रदेश के कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1380 पहुंच गई है। राज्य में आज कोरोना के 25 नए केस मिले हैं। 697 एक्टिव केस हैं। 663 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 14 मरीजों की अभी तक जान जा चुकी है। आज बागेश्वर में 2, चमोली में 1, चंपावत में 2 नए केस मिले। देहरादून में 2, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 1, पौड़ी में 4, रुद्रप्रयाग में 2 और टिहरी में 3 नए कोरोना केस मिले।
जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो वहीं बॉर्डर्स पर चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि देर शाम मंगलोर कस्बा चौकी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आज चौकी को सैनिटाइज करने के बाद सील कर दिया गया है। चौकी में तैनात 12 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मी संपर्क में आए अन्य लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। एसपी देहात का कहना है कि फिलहाल चौकी में चेतक की तैनाती की गई है ताकि किसी भी परयात्री को कोई परेशानी ना हो। चौकी को के अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उसे सैनिटाइज कराने हेतु आज सैनिटाइजेशन का प्रोसेस पूरा चलेगा। फिर तब तक वहां पर चेतक की तैनाती की गई है ताकि कोई भी शिकायतकर्ता, कोई किसी तरह का पीड़ित व्यक्ति अगर चौकी पर आता है तो उसे तत्काल निर्देशित कर कोतवाली से उसे सहायता उपलब्ध करवाई जाए। आईएएस रणवीर सिंह चौहान एमडीडीए के नए वीसी बने हैं। सीईओ स्मार्ट सिटी का भी उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का काम जो है वो कम कर दिया गया है। वीसी एमडीडीए और सीईओ स्मार्ट सिटी से हटाए गए। प्रदेश की 22 मंडियों में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है क्योंकि यहां बाहर के प्रदेशों से फल, सब्जी, राशन के साथ ही व्यापारियों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती है। लेकिन प्रदेश की सभी बड़ी मंडियों में सैनिटाइजेशन अभियान ठंडा पड़ा हुआ है, जिससे व्यापारी और आढ़ती चिंतित हैं। हालांकि मंडी विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है कि उन्होंने प्रदेश की सभी मंडियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उनकी दलील है कि देहरादून को छोड़ प्रदेश की किसी मंडी में कोरोना का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। बहुत भय बना हुआ है। यहाँ कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है और कोई किसी की जांच नहीं हो रही है। कोई बाहर से आ रहा है उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। यहाँ मंडियों में भी जितनी यथासंभव है वो सारी थर्मल व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और लगभग जितने लोगों की हो सकती है उतना हम कर भी रहे हैं। देहरादून की सब्जी मंडी में कोरोना के मामले आने के बाद सरकार ने बड़ा सबक सीखा है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि देश के ऐसे किसी भी शहर को सब्जी फल नहीं मंगवाए जा रहे जो कोरोना के हाई रिस्क जोन में है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि देहरादून को छोड़ प्रदेश में 25 सब्जी और अनाज मंडी है जहां रोजाना सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और मंडी में जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं जो दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से नीचे उतरने की परमिशन नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। उनके द्वारा ही सामान को डाउनलोड अपलोड किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी एहतियात बरती जा रही है। देहरादून मंडी में जहां संक्रमण के स्थिति में पहुंची, आपने देखा कि उसको तत्काल बंद करने का निर्णय लिया। वैकल्पिक मंडी की भी हमने नोटिफिकेशन किया। भले वहाँ पर माल देवता में स्थानीय विरोध के कारण वो संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी नूनर खेड़ा में हम लोग वहाँ पर अपना सामान जो बाहर से मंगवा रहे हैं और खासकर उन्हीं राज्यों से मंगवा रहे हैं जिन राज्यों में संक्रमण की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरे राज्यों से लोगों की वापसी की जिम्मेदारी संभाल रहे नोडल अफसर शैलेश बगोली का कहना है कि उत्तराखंड आने वाले ज्यादातर लोगों की वापसी हो चुकी है। शैलेश बगोली ने कहा है कि करीब 6 लाख लोगों में से अब तक 4 लाख लोग उत्तराखंड लौटे हैं, जबकि 2 लाख लोगों से दो बार मैसेज भेजकर वापसी को लेकर पूछा गया है, लेकिन अब हामी भरने वाले लोग कम हैं। बाद हमने सभी को, जितने भी लोग बचे हुए थे, सबको मैसेज भेजे हमने कि भाई आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, और एक बार नहीं 2 बार सबको मैसेज भेजे हमने। उसमें से करीब कुल 5-6 हज़ार लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने रिप्लाई किया कि वो अभी भी आना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग नॉर्मल ट्रेन से नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए अलग से हम लोग व्यवस्था उसमें कर रहे हैं, चाहे वो बसेस के माध्यम से हो या प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में नगर निगम ने सैनिटाइजेशन अभियान को तकरीबन रोक दिया है। 2 महीने पहले निगम ने जहां 60 वार्ड के लिए 60 सैनिटाइजेशन टैंकर लगाए थे, अब उनकी संख्या महज 5 रह गई है। नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रोतेला के मुताबिक वो हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन के मुताबिक ही छिड़काव करवा रहे हैं। मेयर के मुताबिक सोडियम का ज्यादा इस्तेमाल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, लिहाजा इसका छिड़काव को पूरे शहर में न करके केवल कोरोना मरीजों वाली जगह पर ही किया जा रहा है। कि इसका छिड़काव जहाँ विषाणुओं को नष्ट करता है तो कहीं न कहीं फ्लोरा फौना को भी नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान में जो एडवाइजरी या जो हमें निर्देश मिले हैं, वो निर्देश मिले हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को लोकलाइज किया जाए, यानी कि क्वारंटाइन सेंटर्स और
स्टेजिंग एरियाज या जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पर इनका अधिक से अधिक प्रयोग हो। अनलॉक शुरू होते ही पुलिस की चुनौती भी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर अब पुलिस भी सख्ती दिखाने की बात कर रही है। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, ऐसे में संक्रमण का भी खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राज्य में अभी तक मास्क का उपयोग न करने वाले करीब 6000 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले करीब 1800 लोगों पर कार्रवाई की गई है। क्वारंटीन के उल्लंघन पर 512 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ। अभी तक हमने मास्क नहीं पहनने पे 6137 लोगों का चालान किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने में 1734 पर कार्रवाई हुई है और क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पे 512 लोगों पे। की 3 सदस्यीय टीम इन दिनों कुमाऊं के दौरे पर है। टीम नैनीताल उधम सिंह नगर में कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा ले रही है। सोमवार को टीम के सदस्यों ने कुमाऊं के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल सुशीला तिवारी का दौरा किया और यहां के इंतजामों को देखा। हालांकि टीम इंतजामों से पूरी तरह संतुष्ट दिखी। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कहा है कि राज्य के जिलों में उम्मीद से बेहतर इंतजाम किए हैं। देखा था वो हमने 3 जिलों को भी देखा, यहाँ का भी बहुत ही डिटेल में रिव्यू किया है। कोविड-19 से कैसे इसको कंटेन करना, उसकी स्ट्रैटेजी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे बनाई है फ्यूचर का, वो हमने देखा है। फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। धर्मशालाओं का फिक्स चार्ज माफ किया जाएगा। बिजली बिल का फिक्स चार्ज माफ होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। कोरोना को देखते हुए 3 महीने का फिक्स चार्ज माफ किया जाएगा। अप्रैल से लेकर जून तक कोई भी फिक्स चार्ज नहीं लगेगा। कोरोना के बाद में अब पहाड़ों में आपदा का खतरा सर पर है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन गांव को है जिन्हें विस्थापित किया जाना था। कुमाऊं में 4 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिन्हें प्रकृति का तांडव कभी भी जमींदोज कर सकता है। बीते सालों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने कई गांवों को नामो निशान तक मिटा दिया है। कुमाऊं में आपदा की सबसे ज्यादा मार पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर पर पड़ती है। इन जिलों में आज भी कई ऐसे गांव हैं जिन्हें तत्काल विस्थापन की दरकार है, लेकिन हैरानी इस बात की है तो विस्थापन तो दूर, जोन 5 में फंसे पिथौरागढ़ में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भी मौजूद नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जो है चल रही है और अगले सप्ताह इसका तिथि भी नियत किया गया है और इसी सप्ताह में तैनाती हम लोग कर लेंगे। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही थी इसमें कोरोना वायरस का जब संक्रमण काल हुआ तो उसमें हमने इंटरव्यू को स्थगित किया। मौसम में आया बदलाव वनों के लिए वरदान साबित हुआ है। चक्राता वन प्रभाग में इस वर्ष आगजनी की एक भी घटना नहीं हुई है, जिससे वन प्रभाग खासा उत्साहित है। विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार बारिश का सिलसिला बीच में लगातार जारी रहा, जिस कारण वनों में आग लगने की घटना नहीं हुई। 15 जून तक फायर सीजन माना जाता है, जिससे कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि इस बार बिना आगजनी की घटना के ही फायर सीजन समाप्त हो जाएगा। फेवरेबल रहा है वन विभाग के पक्ष में। फिलहाल तो तक कोई घटना अभी तक नहीं है और वैसे भी फायर सीजन ख़त्म नहीं हुआ है। 15 जून तक हम लोग उसका मानते हैं और यह भी निर्भर करता है कि मानसून अगर समय पे आ गया तो 15 जून तक हम मानते हैं। टिहरी के सेमल्टा गांव के विजयराम में जनवरी में अपने खेत में केसर के बीज लगाए और इसकी कड़ी मेहनत के बाद मई में उन्हें केसर की फसल तैयार मिली। अब विजयराम के पास करीब आधा किलो केसर की फसल तैयार हो गई है, जिसकी कीमत बाजार में 60 से 80 हजार रुपए प्रति किलो है। विजयराम का कहना है कि पहाड़ में रोजगार की कई संभावनाएं हैं और सरकार को चाहिए कि युवाओं को इसमें प्रोत्साहन दे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।